फरवरी 2024 में कैसा पूछा गया है, वही क्वेश्चन है, उन्हीं को बस घुमा घुमा के लड्डू बना के पूछा गया है। एक वो प्राचीन काल से 2016 से उससे पहले भी 13 में भी एक क्वेश्चन आया करता था कि पानी में अगर हम नमक मिला दें तो क्या होगा, उसमें नींबू डूब जाएगा कि तैर जाएगा। आज भी वही क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, बस फर्क इतना है कि अब ABCD 4 ऑप्शन, असर्शन, रीजनिंग, इस तरह के से पूछने का तरीका बदला है, कॉन्सेप्ट सेम है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। ये जो PDF है क्वेश्चंस की विद आंसर्स आपको लेट्स लर्न स्क्वाड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। किसी भी फेक चैनल से कृपा करके मत जुड़िएगा, किसी भी फेक वेबसाइट से लेट्स लर्न के नाम पे प्लीज मत जुड़िएगा। कोई भी वेबसाइट अभी रनिंग नहीं है, कई फेक वेबसाइट्स बनी हुई है, उनसे बचें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने और आप पूल में जवाब देंगे। रीड स्टेटमेंट्स A and R। जैसा कि मैंने कहा सबसे ज्यादा लेंदी, आज तक का सबसे ज्यादा लेंदी पेपर है ये EVS का, है ना। आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, शायद 8-10 दिन बाद। अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, अब टाइम जो है यही रहेगा, 7 से 8 के टाइम में मिलेंगे। आज थोड़े से लेट है ना। और समझते हैं, नहीं केवल CDP CTET के लिए नहीं मिलेगा, बाकी एग्जाम्स के लिए मिल जाएगा। तो CTET में 1000 रुपए का तो बैच ही है, उसमें सब कुछ ही मिल जाएगा आपको, तो वही ले लीजिए। देखिएगा एक बार। तो अगर हम देखें, कथन A और R को ध्यान से पढ़ना है और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। A क्या है भाई? सिल्क वॉर्म कैन फाइंड हिज फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। रेशम का जो कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म जिसको हम कह रहे हैं, अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये कहानी जब हम NCERT पढ़ते थे तो मैंने आपको बहुत बार बताई है। वो जो सन्नी देओल की कोई मूवी थी ना, अभी मैं आजकल रील्स का जमाना है तो मैं रील भी देख रही थी, कोई तो मेरे सामने आ रहा था, है ना, कि तुम दुनिया में चाहे जहां भी रहो, तुम्हें तुम्हारी खुशबू से पहचान लूंगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो वो वैसी सी बात है सिल्क वॉर्म की, कि जो सिल्क वॉर्म होता है, रेशम का कीड़ा, वो अपनी फीमेल वॉर्म को या अपनी पार्टनर को उसकी स्मेल से कई किलोमीटर से पहचान लेता है ना। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, ठीक है जी। तो कहीं से तो लेके आए हैं, UAE से कोई स्ट्रॉन्ग सा परफ्यूम लेकर के आए हैं, है ना। रेशम के कीड़े के पास एक, अब ये परफ्यूम नहीं होता है, अभी पता लगेगा क्या चक्कर है। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये बात एकदम सत्य घटना पे ही आधारित है, यानी ट्रू है। बात सही है ना। हाँ, अजय फिल्म, चलो सब पता है आपको। देखिए, फॉग है कोई कह रहा है, चलो आ जाओ इधर। फिर आते हैं, इसका रीजन क्या दिया है। सम फीमेल इंसेक्ट्स रिलीज फेरोमोन्स which can be recognized by their males by smell। यानी कुछ मादा कीड़े जो होते हैं वो फेरोमोन्स या फेरीमोन्स हिंदी में कहें तो छोड़ते हैं, जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। यानी फेरोमोन्स क्या है? ये फेरोमोन्स या फेरीमोन्स एक तरह का हार्मोन है, एक तरह का केमिकल सिक्रेशन कह लीजिए आप, जो रिलीज होता है, जिसके माध्यम से जो मेल वॉर्म है, जो सिल्क वॉर्म है, उसकी वजह से, उसकी गंध से पहचान लेता है कि किधर हैं आप, आपको ढूंढते हुए वो आ जाएगा। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। तो ये है, ये बात एकदम सही है। इवन मेल्स और फीमेल्स में भी कई सारी प्रजातियों में ऐसा पाया जाता है कि एक पर्टिकुलर हार्मोन या एक गंध की वजह से जो मेल और फीमेल पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे को पहचान पाते हैं। इतनी बात क्लियर है सबको? कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द समस्या यहां तक हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर, दोनों बातें ठीक है। A इज करेक्ट बट R इज इनकरेक्ट। नहीं 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 भाई, दोनों सही हैं, बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R एक्सप्लेन्स A। भाई जो R है ये अब एक ही सब्जेक्ट में नहीं, सारे सब्जेक्ट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कथन और कारण के। तो कथन भी सही है कि जो सिल्क वॉर्म है वो खुशबू से, गंध से अपनी फीमेल की, मादा वॉर्म की, रेशम के कीड़े की पहचान लेता है दूर से, कई किलोमीटर से। और इसका जो रीजन है वो ये है कि फेरोमोन्स होता है फीमेल वॉर्म में, जिसकी वजह से, उस गंध की वजह से मेल वॉर्म उस तक पहुंच पाता है ना। वो क्या नाम है, सन्नी देओल वाली जो बात है ना, वो एकदम सही है इनके केस में। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। तो GPS सिस्टम इनका अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स चाइल्ड सेंटर्ड स्ट्रेटजीज इन टीचिंग EVS एट प्राइमरी लेवल। यानी निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। यानी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स कौन से हैं जहां पे बच्चा जो है सेंटर में है, ठीक है ना। आप तो बस बोलते हो डेली क्लास होगी, बट खुद गायब रहते हैं, आप ध्यान नहीं देते हो हम लोग पे। ऐसा नहीं है अनुष्का, बैच में भी मेरी क्लास लास्ट वीक 2 ही दिन हो पाई है, हालांकि हम बैच में बहुत स्पीड से चल रहे थे, बट ठीक है कोई बात नहीं। एक वीक का तबीयत खराब हुई तो क्या कर सकते हैं। अभी तो ब्लड टेस्ट का निशान भी नहीं गया है भाई, है ना। आयरन और हीमोग्लोबिन दोनों कम है, तो थोड़ा सा सीरियस समस्या हो गई थी।
बाकी पक्की बात है, अब मई और जून 2 महीने हैं, 2 महीने मैं आपके साथ लगी हुई रहूंगी और आप मेरे साथ। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, 1 महीना तो कम से कम हो सकता है, उसके बाद सैटरडे ही मतलब संडे ही ऑफ रखें, तो वो वाली टेंशन नहीं है। मैं बिल्कुल सीरियसली आपके साथ लगूंगी। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन्वॉल्व होने की कोशिश करें क्लास में, ताकि आप मेरा उत्साह बढ़ाएं और मैं आपका। चलिए फटाफट से समझते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे 45% लोग, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। और पिछले कुछ टाइम में हुआ है ऐसा कि मैं यूट्यूब पे थोड़ी रेगुलर हुई हूँ, मैं समझती हूँ वो चीज। और बहुत साल हो गए यार, 8 साल हो गए, तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। देखना एक बार, 44% लोग कह रहे हैं कि आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन। चलिए देखेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे, देखो 3 ऑप्शन सही नहीं हो सकते, सिंपल बात है भाई, हमें ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दिन को रात कहे तो हम तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, कौन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। हम अपनी मर्जी से तो यहाँ एक 5वां आंसर नहीं बना सकते कि ये 5th ऑप्शन है और हम अपनी मर्जी से ABCD लिख दें यहाँ पे, है ना, वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं। इन्हीं 4 में से कोई जवाब होगा। ठीक, तो अगर हम देखें 2 ही ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं, तो लेक्चर मेथड को हटा देंगे, क्योंकि लेक्चर मेथड प्राइमरी लेवल पे, 1st to 5th लेवल पे जो ये लेक्चर मेथड है, जैसे मैं अभी डिस्कशन करके बहुत सारी बात कर रही हूँ, या लेक्चर मतलब 1 वे हो जाता है एकदम, चॉक एंड टॉक मेथड कहते हैं, सबसे पुरानी विधि है। व्याख्यान विधि बहुत बोरिंग हो जाती है, बड़ी क्लासेस के लिए, ज्यादा लोगों को एक साथ बिठा करके समझाने के लिए ठीक रहती है, जबकि प्राइमरी लेवल पे 1:40 होना चाहिए मैक्स टू मैक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेक्चर मेथड को हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव नहीं रहता, टीचर सेंटर्ड विधि है ये, चाइल्ड सेंटर्ड है ही नहीं। डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, डिस्कशन हुआ, सर्वे हुआ, इन सब में फिर भी बच्चा एक्टिव रहता है, हालांकि डिमॉन्स्ट्रेशन में भी टीचर ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिमॉन्स्ट्रेशन के, देखो डिस्कशन तो पक्की बात है, बच्चों को चर्चा में तो शामिल करो। इवन आप खाने का टॉपिक पढ़ा रहे हो तो बच्चे से पूछो आपके घर में क्या खाना बना था, अच्छा आज टिफिन में क्या लाए हो, अच्छा छुट्टियों में घूमने कहाँ गए थे, तो चर्चा होगी। ठीक, सर्वे या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन। अब ए तो पक्का है कि ए तो होगा ही होगा, तो ए कहाँ है, ए ऑप्शन में है 2nd और 3rd में। तो ये तरीका होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करने का, जहां ए है ही नहीं ऑप्शन में उसको हटा लिया, क्योंकि ए तो निश्चित है, बाकी किसी का हमें पता नहीं, बट ए तो 100% आएगा और सी आएगा नहीं, तो जहां जहां सी है उसको हटा दिया। 1st और 4th में सी था। अब बचता क्या है, अब हमें चूज करना पड़ेगा, ए के साथ डी है और ए के साथ बी है। ठीक, तो ए के साथ बी या फिर ए के साथ डी। अगर हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन विधि की, तो जब हम डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन विधि की बात करेंगे तो हमें एक चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि एक तो ये साइंस के क्वेश्चंस को या साइंस के टॉपिक्स को समझाने में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेशन विधि, और इसमें बच्चा कंपैरेटिवली कम एक्टिव है जितना कि वो सर्वे में या डिस्कशन में एक्टिव है। ये टीचर सेंटर्ड मेथड की तरफ चला जाता है, पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड नहीं कहते इसको। और दूसरा, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स जो प्राइमरी में उतने प्रिवेलेंट नहीं होते उनके लिए ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। तो सर्वे में ये है कि बच्चा 4 लोगों से सवाल पूछेगा, घर पे जाके पूछेगा, अच्छा दादी आपके समय पे क्या चलता था, कौन से सिक्के चलते थे। तो ए और डी जो है वो यहाँ पे ज्यादा बेहतर ऑप्शन हमें नजर आ रहे हैं। हालांकि आप में से 44% लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो है आंसर आपका 3rd होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ए और बी नहीं हो सकते सही। तो यहाँ पे हम डिस्कशन और सर्वे के साथ जा रहे हैं कि आप बच्चे को 4 सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो सर्वे ही है ना। ठीक है ना, ये ऑफिशियल आंसर भी है आपका। तो 2nd ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फटाक से देखिएगा और फिर समझिएगा। देखिएगा एक बार, हम मैं आ रहे हैं फोन, फटाफट से। चलिए खैर, फटाफट से जवाब देंगे आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं 71% लोग, 71% लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन 1 ही सही है। देखना एक बार, जो कि सही भी है, 81% लोग भी कह रहे हैं अब तो 80%। यू विश दैट स्टूडेंट्स लर्न बाय पीयर लर्निंग स्ट्रेटेजीज। पीयर लर्निंग समझते हैं आप, यानी एक दूसरे के साथ छात्र सहपाठी शिक्षण। यानी हिमांशी की दोस्त है पूजा या मान लेते हैं कोई और नाम बता दो यार, प्रतिष्ठा, है ना। तो हम 3 दोस्त हैं, हम आपस में सीखते हैं एक दूसरे से। वो मुझे एक चैप्टर पढ़ा देती है, मैं उससे एक चैप्टर पढ़ लेती हूँ, और मैं उसको 2 चैप्टर पढ़ा देती हूँ, इस तरह से चलता रहता है।
ठीक, तो ये है पीयर लर्निंग, ठीक है। विच स्ट्रेटेजी विल यू अडॉप्ट टू फॉर्म ग्रुप्स? आपको ग्रुप बनाना है तो कौन सी स्ट्रेटेजी बनाएंगे समूह में सिखाने के लिए, ग्रुप में सिखाने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेहतर होगी? तो पहला ऑप्शन है मेक अ हेट्रोजेनस ग्रुप बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन, यानी भागीदारी और सहयोग के आधार पर कि बच्चे इन्वॉल्व भी हों, पार्टिसिपेट भी करें उस ग्रुप में और सहयोग करें, यानी इन्वॉल्व भी हों और कोऑपरेट भी करें, हेल्प भी करें एक दूसरे की। और कैसा ग्रुप होना चाहिए? हेट्रोजेनस। ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है पेडागोजी में या ओवरऑल सीडीपी में भी कि कैसा आपको समूह बनाना है, विषम समूह। जब भी समूह बनाने की जरूरत पड़े, ग्रुपिंग की जरूरत पड़े, तो दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजेनस। तो जब भी ग्रुपिंग की बात हो रही है या ग्रुप्स बनाने की बात हो रही है तो सिंपल बात है कि आपको होमोजीनियस नहीं, यानी समान क्षमताओं का ग्रुप नहीं, होमो का मतलब ही होता है सेम, है ना। हम कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी यानी सेम सेक्स में इंटरेस्ट या इंक्लिनेशन, लेकिन होमो का यहाँ पे जो है ग्रुप हमें होमो जीनियस नहीं बनाना है जिसमें सारे सेम क्षमताओं के बच्चे हों। यानी मेरा मैथ्स अच्छा है तो बाकी सबका भी मैथ्स में अच्छे नंबर आते हैं, तो भाई अगर मुझे एसएसटी सीखनी होगी तो मैं किससे सीखूं? होमोजीनियस मतलब सब एक ही क्षमता के बच्चे हैं, जबकि हमको अलग अलग क्षमता के बच्चे चाहिए कि अगर मेरा मैथ्स खराब है तो वो मुझे मैथ्स सिखा दे मेरा दोस्त या मेरी फ्रेंड जो है, और मैं उसको विषम समूह में क्या होगा, अलग अलग क्षमता के बच्चे होंगे, कोई स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो सकता है, कोई मैथ्स में अच्छा होगा, कोई साइंस में अच्छा होगा, तो सब एक दूसरे से सीख पाएंगे। जबकि सेम एबिलिटी वाले ग्रुप में डिफरेंट एबिलिटी ग्रुपिंग हो जाएगी, ये कि डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं, तो ये एकदम राइट चॉइस है यहाँ पे। बट अगर मैं बात करूं किसकी, ये जो आपका सेम एबिलिटी वाले ग्रुप्स को नहीं बनाना है, हेट्रोजेनस या मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं, मिक्स्ड एबिलिटी, यानी मिक्स्ड एबिलिटी के बच्चे हों, अलग अलग क्षमताओं के बच्चे हों, है ना, सेम एबिलिटी के नहीं। अगर सब सेम एबिलिटी के बच्चे होंगे तो कुछ नया सीख नहीं पाएंगे एक दूसरे से, तो ग्रुप्स हमेशा हेट्रोजेनस बनाने हैं, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग करनी है। ये बात सही है, फिर भी बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ सेम जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सेम एबिलिटी ग्रुपिंग हो गई कि जिनकी इनकम सेम है उनको एक साथ डाल दीजिए। जो बच्चे जो है सेम जेंडर के हैं, लड़कियां हैं तो लड़कियों का ग्रुप, लड़के हैं तो लड़कों का ग्रुप, लड़कियां हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट भी इवन हमारा ऐसे होता है कि लड़के हैं तो एक साइड, लड़कियां हैं तो एक साइड, जो कि एकदम खराब तरीका है ना। और मेक अ रोल नंबर वाइज ग्रुप्स ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स, तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा हमें कैसे पता चलेगा कि वो मिक्स्ड एबिलिटी वाले बच्चे हैं कि नहीं है। मेक अ होमोजीनियस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, की 90% वाले बच्चों को ए सेक्शन में डाल दिया, बाकी को इसमें डाल दिया, डी में डाल दिया, तो ये होमोजीनियस ग्रुपिंग है, एकदम सही तरीका नहीं है। ठीक, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही तरीका है, हेट्रोजेनस ग्रुपिंग, सिंपल बात, नो बकवास। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। पोचमपल्ली पर पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, वही 15 नंबर की पेडागोजी आएगी इसमें, 15 नंबर का एनसीईआरटी से जो है आपकी समरी आती है। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हुआ तो हुआ, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, सिर्फ 2-3 साल के प्रीवियस ईयर कर लेने हैं, या फिर आप बैच में हैं तो बात सही है। तबियत अब बहुत बेहतर है शेखर, है ना। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 4, नोट्स चाहिए, नोट्स, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, अलग अलग तरह के प्रीवियस ईयर क्या कहते हैं हम उसको, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सब आपको बैच में मिल जाएंगे एक साथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पोचमपल्ली is famous district for its beautifully designed bright colored sarees and for the special kind of weave which is also called पोचमपल्ली। It is a part of पोचमपल्ली, खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, इस बुनाई को भी के लिए विख्यात है, जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? जो पोचमपल्ली जगह है वो कहाँ है, फटाफट से बताना है। महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है या कर्नाटका में है? और अगर मैं यहाँ कर्नाटका हटा के आंध्र प्रदेश लिख दूं तब आप क्या चूज करेंगे, ये बता दीजिए। अगर मैं यहाँ कर्नाटका हटा के आंध्र प्रदेश लिख दूं तो आप क्या जवाब देंगे, ये बता दीजिए। फटाफट से बताना है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करना है। आंध्र प्रदेश, अब क्या जवाब रहेगा आपका, फटाफट से आंसर कीजिए, क्या आंसर आप देना चाहेंगे। यहाँ पे 59% लोग कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन, 59%। अगर आप अब से 2 महीने हैं, आज से एग्जैक्ट 2 महीने आप टिक के सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस भी देख लेते हैं तो आपको बेहद बेनिफिट हो जाएगा, इतनी बात पक्की है ना। और इस बात का मैं भी बिल्कुल आपसे एकदम खुला प्रॉमिस कर दे रही हूँ आज कि सैटरडे संडे छोड़ के मैं पूरी कोशिश करूंगी, कोशिश क्या करूंगी मतलब मैं रेगुलर आऊंगी, बात खत्म, है ना। चलिएगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, देखना एक बार, बहुत ही बढ़िया।
जो पेंडिंग है वो मिल जाएंगे जूही, अगर आप यही पूछ रहे हो तो। कोई और सवाल है तो बात अलग है। 59% लोग अभी भी सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं, वेरी गुड। क्योंकि अगर हम देखें पोचमपल्ली कहाँ है, तो पोचमपल्ली तेलंगाना के एक डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है, अगर मैं कहूँ तो। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उसमें पोचमपल्ली जो है। और पोचमपल्ली की साड़ियां बहुत फेमस हैं, या वहां का वीविंग टाउन बोल देते हैं इसको, कि यहाँ पे बुनाई कढ़ाई बहुत होती है और अलग अलग धागों से सिल्क वगैरह बहुत सारी चीजों का यूज हुआ जाता है। जो यहाँ की फेमस कढ़ाई है वो इक्कत कहते हैं, आई थिंक उसको, या इक्कत कहते हैं। तो ये भी एक एक्स्ट्रा बात हो गई। पहले आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन जो अपडेटेड एनसीईआरटीज हैं उनमें शायद आज से अगर आप चले जाएंगे 5-6 साल पहले जो मेरे सेशंस होंगे, तो उस टाइम पे आपको ये एनसीईआरटी में भी आंध्र ही लिखा हुआ मिलेगा। बट आज के समय अगर आप देखेंगे, या आज से जो ज्यादा पुरानी वीडियोस नहीं है लेट्स लर्न पे ही वो देखेंगे, तो उसमें आपको तेलंगाना मिल जाएगा। तो ये तेलंगाना में है, ठीक है ना। फिर अलग हो गया था ना ये, तो तेलंगाना के अंदर आएगा पोचमपल्ली, जहां ये साड़ियां बनाई जाती है। एक आपका चैप्टर है प्रॉपर एनसीईआरटी में कि मुक्तापुर गांव में रहने वाली एक बच्ची है वाणी, और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। यानी बहुत ही जो भी बात हुई कि ब्राइट जो थ्रेड है ब्राइट कलर के वो इसमें पाए जाते हैं, और अम्मा अप्पा और परिवार के साथ लोग बुनाई का काम करते हैं, ठीक है ना। तो एक तो रंग बिरंगे धागे यानी कलर्ड जो आपके ब्राइट क्या कहेंगे थ्रेड्स हैं, लोग क्या करते हैं वीविंग का काम यानी बुनाई का काम करते हैं। बुनाई सुंदर होती है, अपने आप में यूनिक होती है। और ये जो गांव है वो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में आता है, कस्बे के पास है, जो ये मुक्तापुर विलेज की यहाँ बात हुई है। यहाँ ज्यादातर परिवार बुनकर हैं, बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। तो इस बुनाई को भी, वीविंग का नाम भी क्या है, पोचमपल्ली ही है, ठीक है ना। जो ही करेंगे आपका डाउट सॉल्व, मैं एक बार टीम को बोलूंगी। इन गांवों के लोग बहुत पुराने समय से ये काम कर रहे हैं, और मतलब ये बुनाई वाला, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई कि हमें ये 2-3 बातें यहाँ याद रखनी है। और अगर हम देखें बुनाई का नाम भी यहाँ यही है, और अधिकतर घर में ये होता है। पोचमपल्ली कारीगरी की तरह बहुत सारे हुनर सीखे जाते हैं यहाँ पे, जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना। और आपको भी बच्चों को क्या करना है, पेडागोजी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि पारंपरिक व्यवसाय, ये पहले पूछा जा चुका है, पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं। जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, जैसे कढ़ाई बुनाई सिलाई, कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना, जैसे कन्नौज क्या है, इत्र के लिए फेमस है ना। और इत्यादि पर चर्चा करवाई जाए, डिस्कशन कराया जाए। और इसको क्या कहते हैं, इंडिजीनियस मटेरियल या इंडिजीनियस इवन टीचिंग एड्स को भी बढ़ावा दिया जाए, यानी जिनको हम देशीय क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं या सामान कहते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो लोकली बनाया जाए, जो आसपास से बनाया जाए। ठीक है जी, ठीक है समरेश, धन्यवाद। क्लियर है बात। तो इंडिजीनियस मटेरियल का इस्तेमाल करें टीचर भी अपने टीचिंग लर्निंग मेथड्स को और बेहतर करने के लिए। अगर मैं बात करूं तो यहाँ अगर आपसे मैप पे पूछ लिया जाए, जो कि एक क्वेश्चन है भी आगे, तो आपको अगर तेलंगाना की बात करें तो नेबरिंग स्टेट अगर पूछ ले तो आपको पता है यहाँ आंध्र प्रदेश है, इधर आपका ये उड़ीसा है, इधर कर्नाटका है, ऊपर महाराष्ट्र तेलंगाना है, ठीक। तो या इसी का जो नेबरिंग स्टेट है तेलंगाना का वो महाराष्ट्र है, नीचे तमिलनाडु। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें होता ही है। चलिएगा खैर, अभी समझेंगे कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं और फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे, देखना और फिर जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं, ये आज तक का सबसे लेंदी पेपर मैं इसको कहूंगी, है ना। काफी लेंदी क्वेश्चंस हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं। इसमें क्या है, आपको 2 स्टेटमेंट्स को ठीक से पढ़ना है, एक है स्टेटमेंट 1 और एक है स्टेटमेंट 2। तो अगर आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की होगी, पेपर में समय नष्ट होगा पेपर को पढ़ने में, क्योंकि लंबा पेपर बना रहे हैं, यानी लेंदी पेपर बना रहे हैं, टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। कथन 1 और कथन 2। कथन 1 कहता है ईवीएस सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 6 थीम्स, यानी 6 थीम में बांटा हुआ है, बात तो सही है। वाटर है, रिलेशनशिप्स, फूड, ट्रांसपोर्ट, शेल्टर एंड हाउ थिंग्स वर्क। ट्रांसपोर्ट नाम का कोई भी टॉपिक नहीं है, रिलेशनशिप भी अपने आप में अलग नहीं है, ये सब टॉपिक कह लीजिए आप एक तरह से, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो 6 थीम्स में बांटा हुआ है, बात ठीक है, लेकिन ये 6 थीम्स के नाम सही नहीं है, है ना, तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अलग से नहीं है, ये मैंने आपको अच्छे से याद कराया हुआ है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, सबसे पहले हम फूड से शुरू करते हैं, फूड, फैमिली या फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक। द थीम्स ऑफ ईवीएस आर क्लोज टू चिल्ड्रंस लाइफ, बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई है, ये बात एकदम सत्य है, सत्य घटना पर आधारित है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये 6 थीम्स है, इनमें से 2 थीम तो बिल्कुल ही गलत है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है, और सेकंड जो है वो ट्रू है,
तो सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट। एंड थर्ड क्यों कह रहे हो भाई? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर, दोनों कथन कैसे सही है? ईवीएस के जो 6 थीम है उसमें वाटर है, आपसी संबंध नहीं है, फैमिली है, परिवार है, आपसी संबंध उसके अंदर सब थीम में आता है। भोजन है, हाँ भोजन है, यातायात ट्रांसपोर्ट, चलो ट्रैवल को हम फिर भी मान लेंगे लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है फिर भी हमने मान लिया। आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं, यानी शेल्टर भी है चलो। एंड हाउ थिंग्स वर्क नहीं है, थिंग्स वी मेक एंड डू है। तो इसमें दो तो गलत ही दी हुई है बिल्कुल। अगर हम ट्रांसपोर्ट को मान भी लें जो कि ट्रैवल के नाम से है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट के नाम से नहीं है, ठीक, ट्रैवल अलग चीज हो गई यहाँ पे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज राइट बट 2 इज नॉट राइट एट ऑल। अब आपको पता है 6 थीम्स हैं, थीम्स के बेसिस पे चैप्टर को डिवाइड मतलब सिलेबस को डिवाइड किया गया है, ना कि सिलेबस वाइज रट्टे लगवाए गए हैं। क्योंकि ये थीम्स क्या है, इंटीग्रेटेड मैनर में बच्चे को सिखाती है, उसकी सराउंडिंग एक साथ जुड़ी हुई है। जब वो पेड़ देखता है तो वो ये नहीं कहता ये ज्योग्राफी का पार्ट है, उसके लिए वो उसके एनवायरमेंट का पार्ट है। तो एक साथ जोड़ करके बच्चे के जीवन से सिखाने के लिए 6 थीम्स बनाई गई हैं। आप साथ में बोल सकते हैं, है ना, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसके अंदर कुछ सब थीम्स आती हैं, यानी इसके अंडर भी कुछ थीम्स आती हैं। ये मेजर थीम है जो 6 थीम्स है। अगर इन 6 के अलावा कुछ दिख रहा है तो समझ जाइए वो मेजर थीम में नहीं आएगा, मेन थीम में नहीं आएगा। फूड है ना भाई, फैमिली में रहकर काम थोड़ी चलेगा, खाना भी चाहिए। अब फूड चाहिए तो फूड के बाद पानी भी पीना पड़ेगा, हालांकि पीना नहीं चाहिए ऐसा कहते हैं लोग, बट हम तो मान लेते हैं भाई पानी भी तो चाहिए होगा। फूड, वाटर, शेल्टर, रहने को एक घर भी चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ट्रैवल, घूमने का भी मन करेगा, पेड़ थोड़ी है हम एक ही जगह पे टिके रहेंगे। कौन सी मूवी का डायलॉग है बता दीजिएगा। थिंग्स वी मेक एंड डू, के कुछ काम हिल्ला भी देखेंगे भाई, है ना। थिंग्स वी मेक एंड डू, मेक एंड डू यानी काम जो हम करते हैं, ये है मेजर 6 थीम्स। ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, सिंपल 6 थीम्स हैं। इनके अलावा जो भी है वो सब थीम है, या कई बार ऐसे ही फालतू में दे देता है थीम। तो थिंग्स भी मेक एंड डू है, ये नहीं है कि थिंग्स जो भी इन्होंने दिया हुआ था यहाँ पे कि हाउ थिंग्स वर्क, ये थोड़ी है कि कैसे काम करती हैं, जो हम चीजें बनाते हैं और करते हैं, यानी हमारा ऑक्यूपेशन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब फटाफट से दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन यानी व्यापक मूल्यांकन मींस होलिस्टिक वे ऑफ इवेल्युएटिंग अ स्टूडेंट, यानी सर्वांगीण रूप से, समग्र रूप से बच्चे को जांचना। आज ही कराया है ये सीसीई, हम डिस्कस कर रहे थे बैच में, अगर याद हो आपको तो। अभी कंप्लीट हुआ भी नहीं है, आपको पूरी कहानी हमने बताई थी, क्या कैसे चीजें रहती है इसमें, है ना। और हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे होलिस्टिकली हमें बच्चे का आकलन, 360 डिग्री असेसमेंट की बात आपकी एनईपी भी कह रही है, ठीक। तो ये सीसीई हर जगह पे, मैं जब बताती हूँ आपको कि अगर 10 टॉपिक पढ़ने हो तो उसमें सीसीई बहुत जरूरी है, हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव, और 2 महीने में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, इस पर भी मुझे जैसे समय मिलेगा मैं एक वीडियो बना दूंगी कि 2 महीने में एक अच्छा सा प्लान तैयार करके और अपनी तैयारी कर लीजिए, अगर अभी तक शुरू नहीं किया ठीक से तो, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव 2 महीने बहुत होते हैं सीटेट के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मींस होलिस्टिक वे ऑफ इवैल्यूएटिंग अ स्टूडेंट, हर एक पक्ष में बच्चे को जांचना 360 डिग्री। द वेज इन विच एन ईवीएस टीचर कैन असेस हर स्टूडेंट्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन ईवीएस आर, कैसे जांचे बच्चे को। रेटिंग स्केल ड्यूरिंग असेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज, रेटिंग स्केल से कि बच्चे का डिसिप्लिन कितना है, वो एक्टिविटी कितने अच्छे से परफॉर्म करता है, आउट ऑफ 10 रेट कर दो, हाँ ये भी सही तरीका है। पोर्टफोलियो कह रहे हैं आप लोग, हाँ पोर्टफोलियो भी परफेक्ट तरीका है। बच्चे की अचीवमेंट, बच्चे की सारी एक्टिविटीज के लिए एक फाइल होगी जिसमें डेटा होगा। टीचर्स ऑब्जर्वेशन, टीचर ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं डेली बेसिस पे कि बच्चा कोई एक्टिविटी करते हुए या दोस्तों के साथ कोई काम करते हुए कैसे बिहेव करता है, कैसे रहता है। हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम्स, ये भी क्या है, असेस करने के एक तरीके में आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। बहुत अच्छा नहीं माना जाता है इसको, लेकिन हाँ हम कहेंगे कि ठीक है इसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। ना भी करें तो, क्योंकि हमें एक ही तरीका चूज करना था और इस 4th को अगर हटा भी दे तो ऊपर के तीनों तरीके सही है। तो ये इसमें बोर्ड ने क्या किया है, क्योंकि ये पेपर में आया हुआ है, Z दे दिया, यानी जो भी ऑप्शन आप चूज करेंगे सब सही है ना। तो जो भी आपने चूज किए वो सब सही है, ठीक। सबसे बेस्ट हालांकि इसमें पोर्टफोलियो ही माना जाता है अगर कोई और ऑप्शन नहीं होता तो, ठीक है ना। कहना गलत होगा लेकिन क्योंकि अब कुछ चूज करना ही है तो उस केस में फिर पोर्टफोलियो के साथ चले जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे सभी सही है, क्योंकि पता तो हमें लगेगा, हालांकि हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम से 360 डिग्री आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर वो गलत भी है तब भी वो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा भाई हमने 3 ऑप्शन दे दिया आपको और ये तीनों ही ठीक थे लगभग।
या पोर्टफोलियो और ऑब्जर्वेशन से तो काफी पता लग ही जाता है होलिस्टिक एस्पेक्ट का, तो इसलिए इसमें सभी सही थे। ए और बी बेस्ट है। ए और बी मतलब रेटिंग स्केल से भी ज्यादा बेस्ट है टीचर की ऑब्जर्वेशन और पोर्टफोलियो। बी और सी एक तरह से। देखिएगा थर्ड ऑप्शन 43% लोग कह रहे हैं एन ईवीएस टीचर टॉट अबाउट एनिमल्स टू हर स्टूडेंट्स। एक ईवीएस की टीचर ने एनिमल्स यानी पशुओं के बारे में, जानवरों के बारे में बच्चों को बताया एंड आस्क्ड देम टू डू द फॉलोइंग टास्क। उनको एक टास्क करने को दिया। पहला टास्क क्या है? राइट नेम्स ऑफ वेरियस एनिमल्स अराउंड देम। जो भी आपके आसपास आपको जानवर दिखे, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, भैंस हो, गाय हो, है ना, पिग्स हो या बकरी हो, भेड़ हो, कोई भी हो, आपके आसपास जो भी एनिमल्स दिखे उनके नाम लिखने हैं। सिंपल बात। तो बच्चा तो एक्टिव रहेगा, हाँ रहेगा। ऑब्जर्व एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स की एक्टिविटी, चाहे वो बिल्ली है, कुत्ता है, कोई और कछुआ पाल लिया है आपने या आसपास दिखता है, तो आप उनके एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कीजिए। ये भी हमें सही लग रहा है, ये भी हमें सही लग रहा है, देखेंगे अभी। क्लासिफाई एनिमल्स इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। अब जो आपने ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में बांट दो कि ये पालतू है, ये जंगली है, ये ऐसे हैं। ठीक है। डिफाइन द टर्म एनिमल, यानी एक टर्म है एनिमल, उसको डिफाइन करो। डेफिनेशन लिखो कि जानवर को परिभाषित करो कि जानवर क्या होता है। बच्चा कौन सी क्लास का था हमें नहीं पता, बट प्राइमरी क्लास का ही है। ठीक है ना। तो डिफाइन करना है। अब पूछा क्या है हमसे, देखो ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। विच ऑफ द अबव इज नॉट। जहां नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, यानी सिवाय लिखा हो, नहीं लिखा हो, तो 3 इडियट्स में जैसे आमिर खान के कान जो है ऐसे थे, तो ऐसे कान खड़े करने में आई मीन सतर्क हो जाना है और ध्यान से जवाब देना है। ठीक। तो विच ऑफ द अबव इज नॉट एप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी लेवल एज पर द नेचर ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। जो नेचर है प्राथमिक स्तर पे ईवीएस का, जो प्रकृति है ईवीएस की, उसके अनुसार कौन सा गलत है। तो ये हम बहुत बार डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशंस पे फोकस करना, परिभाषाओं पे फोकस करना प्राइमरी लेवल पे एकदम गलत है। तो बाकी के तीनों ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाते हैं, लेकिन डिफाइन करना, एनिमल की परिभाषा के रट्टे लगा के बताना, वो गलत हो जाएगा, है ना। तो गलत क्या है? वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। सिर्फ नॉट पूछा था कि क्या सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही सही है क्योंकि पूछा ही सही नहीं था। सिंपल बात। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी सब तो सही ही थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट बी है। स्टेटमेंट ए पढ़ते हैं, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट। जो जाइलम है वो जल और खनिजों को जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक। फिर आता है स्टेटमेंट बी, फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये फूड को अलग अलग पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक लेकर के जाएगा। क्या ये सही है? क्या ये दोनों सही है? क्या बी सही है? क्या है सही? दोनों ही सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ये एकदम ऐसा, ये 2 क्वेश्चन हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हैं या जो डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में शायद देखने को ना मिले। ये आपको फिर अलग से यूट्यूब की सहायता ले लीजिए या कोई भी किसी बच्चे के आसपास की छोटे जो पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं ना, प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे, तो उनके पास कई बार एनसीईआरटीज नहीं होती हैं इतनी छोटी क्लास में, तो उनकी किताबों में काफी चीजें हो जाती हैं। तो या तो इंटरनेट से प्लांट्स के टाइप, उनकी क्या फंक्शंस होते हैं, वो सब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है। ये आज आ गया क्वेश्चन जरूरी नहीं है जाइलम पे दोबारा क्वेश्चन भी आए। ठीक है ना। तो ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन तो मिलेंगे, उसको मान के चलना है। या तो अलग से पढ़ लीजिए एक्स्ट्रा में, नहीं तो अपना अक्कड़ बक्कड़ करना पड़ेगा क्योंकि वो 2 क्वेश्चन ना तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ना ही आपको पता है कि वो आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो कई बार कॉमन सेंस बेस्ड हो जाता है और नहीं तो आपको एक्स्ट्रा में वो लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज इसके लिए सिर्फ अलग से चैप्टर करना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नीना, एन ईवीएस टीचर ऑफ क्लास 5, गिव्स अ ग्रुप असाइनमेंट टू हर स्टूडेंट्स दैट दे हैव टू विजिट नियर बाय एग्रीकल्चरल farms and find out information about the implements used by farmers during agriculture and the type of crops they grow. They also have to collect photographs and prepare a report. What process skills and learning indicators are involved here? अब मतलब क्या कहा इन्होंने, एक 5वीं क्लास की शिक्षिका है, ठीक, नीना, वो क्या चाहती है, अपने बच्चों का एक ग्रुप बनवाए और उन्हें एक असाइनमेंट दे कि वो जो कृषि फार्म्स हैं, मान लीजिए खेतों में जाकर के किसानों से बातचीत करें और क्या पूछे उनसे, वो कौन से उपकरण यूज करते हैं, उनके द्वारा उगाई जाने वाली जो फसलें हैं जो किसान उगा रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें,
कुछ फोटोज भी कलेक्ट करें, कुछ फोटोज लें उन फसलों की जो भी किसानों के खेतों में उगाई जा रही हैं। और यहाँ पे पूछा है कि कौन सी प्रोसेस स्किल्स जो है इन्वॉल्व है। देखिए प्रोसेस स्किल्स कुछ 5-6 प्रोसेस स्किल्स हैं जो यूज होती है। प्रोसेस स्किल्स का मतलब है यहाँ थिंकिंग स्किल्स, है ना, जैसे ऑब्जर्व करना। ये भी क्या है, इस साइंस में या हम यहाँ पे ईवीएस में कहें तो त्रिलोक सिंह गांववासी क्या है यूज होती है प्रोसेस स्किल्स, जैसे ऑब्जर्व करना, इन्फर करना यानी अनुमान लगाना, एक निष्कर्ष पे पहुंच पाना, ठीक है, प्रिडिक्ट करना जिसको हम अनुमान कह देते हैं, ठीक। या फिर अगर हम देखें इस तरह की कई सारी हाइपोथेसाइज करना, क्वेश्चन करना, चीजों को एक्सपेरिमेंट करना, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्त करना, ये सब प्रोसेस स्किल्स कही जाती है जिनमें भी बच्चे को थिंकिंग प्रोसेस उसकी इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कौन सी प्रोसेस स्किल यूज हुई है फार्मर्स से ये पूछने में कि वो क्या उगा रहे हैं, उनका फोटो लेने में, ये आपको पूछना है, फटाफट से बताइए। देख रहा, हाँ कल बताऊंगी भाई। हाइपोथेसाइजिंग, इन्फरिंग, एक्सप्रेशन यानी परिकल्पना करना। अब यहाँ पे कुछ भी परिकल्पना नहीं करना है, यानी कुछ भी ऐसा जो प्रूव नहीं हुआ है बट आपको इमेजिन करना है, ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हैं किसान वो क्लियर है। प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, क्या प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ यहाँ है ही नहीं। एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट खुद से थोड़े ना वो धान बो रहे हैं खेत में जाकर के। ऑब्जर्विंग तो चलो समझ में आता है। क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे, तभी तो पता लगेगा किसानों से कौन सी फसल है, कैसे उगा रहे हैं, है ना। एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्त करेंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्हें एक रिपोर्ट बनानी है तो उनको एक्सप्रेशन करना पड़ेगा। इन्फरिंग होता है निष्कर्ष निकालना या परिणाम निकालना कि आपको फाइनली ये मिलके गांव में इतने लोगों से और ये समझ आया और ऐसे ऐसे ये फसलें उगती हैं। ये भी बात सही लग रही है, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन सही नहीं होगा। सेंसिटिविटी ठीक था, क्वेश्चनिंग ठीक था, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर रहा है बच्चा, वहां जाके खुद से थोड़ी ना फसल उगा के देख रहा है। तो यहाँ पे अभिव्यक्त कर रहा है, वो परिणाम निकालने की कोशिश कर रहा है कि क्या उसका कंक्लूजन रहा जब वो गांव गया तो, और क्या कर रहा है, एक चीज क्वेश्चन करेगा जरूर रिपोर्ट बनाने के लिए, एक्सप्रेस भी करेगा खुद को लिखने में। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 10। अब देख रहे हो आप, नॉर्मल क्वेश्चन को इतना लेंदी बना दिया गया है कि आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। आप जल्दीबाजी में जवाब देंगे गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और जल्दी कैसे कर पाएंगे, जब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की होगी। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं हर एक सब्जेक्ट में, स्पेशली ईवीएस हो गया या मैथ्स पेडागोजी हो गया, जो आप ये मान लीजिए कि 100-150 क्वेश्चन को आपने बार बार रिवाइज कर लिया तो उससे ज्यादा बेहतर कि मतलब आपने अगर 1000 क्वेश्चन किए और वो बस जल्दीबाजी में कर लिए सही और गलत के नाम पे, और आपने 100 क्वेश्चन किए और प्रॉपर एनालिसिस के थ्रू समझ करके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके प्रॉपर एनालाइज करके समझा और सॉल्व किया, तो वो 100 क्वेश्चन ज्यादा बेहतर साबित होंगे कई बार, क्योंकि टॉपिक्स लिमिटेड हैं। ठीक है जूही, कल हम बात करेंगे इस पे, टेंशन ना लो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिपिक्ट्स द थीम्स ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। थीम्स, ईवीएस की थीम्स जो 6 थीम्स है, अभी हमने बात की थी। फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बोल भी सकते हैं, घर वालों को बता सकते हैं, मम्मी के कान में जाके बोलिए जल्दी से, अगर वो किचन में खाना भी बना रही हो तो, कि मम्मी ईवीएस में यानी पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 3 से 5 के लेवल पे ईवीएस होती है। फर्स्ट और सेकंड क्लास में एनसीईआरटी की किताब नहीं होती है। आप लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की सहायता से ईवीएस पढ़ते हैं, ये बात मैं आपको बता देती हूँ, पेपर में पूछा जा चुका है कई बार, ठीक, कि फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस नहीं पढ़ाई जाती, अलग से एक सब्जेक्ट के रूप में या एक बुक नहीं होती उसकी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जो है प्राइमरी लेवल पे बुक होती है, जिसमें 6 थीम्स के बेसिस पे 6 थीम्स हैं जिनके आधार पे पढ़ाया जाता है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार, जो कि मम्मी जी आप हैं, जो आप खाना बना रही हैं, या हम आपके साथ खाना बना रहे हैं, या पापा जी खाना बना रहे हैं साथ में, है ना। भाई हम जेंडर बायस क्यों रहे हैं, ये क्यों कहेंगे सिर्फ मम्मी खाना बना रही होंगी, क्या पता पिताजी भी खाना बनवा रहे हो साथ में, ठीक है ना। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, है ना, अपने भाई बहन को कहिए जाके कि फैमिली एंड फ्रेंड्स जो तुम हो। और दूसरा क्या हुआ, फूड यानी खाना भी खाएंगे हम। फिर क्या होगा, वाटर, पानी भी चाहिए। फिर क्या होगा, शेल्टर, रहने को भी छत चाहिए। फिर क्या होगा, ट्रैवल भी करेंगे, घूमने को भी चाहिए। और फिर गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं तो भाई जिसको जैसा सही लगे, कुछ लोग नानी के यहाँ जाते हैं, कुछ लोग सिंगापुर जाते हैं, कुछ लोग कहीं और जाते हैं। तो हम तो वही लोग हैं जो नानी के यहाँ जाया करते थे, अब तो कहीं नहीं जाते हैं, खैर मतलब जाते हैं बट बहुत कम। तो ये हुई कहानी। और छठा क्या है, थिंग्स वी मेक एंड डू यानी ऑक्यूपेशन, ठीक। तो ये 6 थीम्स है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स ठीक है, ट्रैवल ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कोई थीम नहीं है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक। थिंग्स वी मेक एंड डू ठीक है, ट्रैवल ठीक है, शेल्टर ठीक है। वेदर नाम की कोई थीम नहीं है, वाटर है, ट्रैवल है, फूड है, मटेरियल कुछ नहीं है, शेल्टर है, तो ये गड़बड़ हो गई। बस यही सही है कि जो 6 थीम्स हैं उसमें से 3 थीम यहाँ पे दी हुई है, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं।